हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी लेखपाल जो परीक्षा होनी है 19 जून 2022 को। तो उसके लिए हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन और कुछ मॉडल पेपर यदि हम देख लेते हैं तो हमारा जो यूपी लेखपाल का पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन होगा, सारी बातें हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। यदि आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये पेपर है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रथम पाली। ये हुआ था 13 सितंबर 2015 को, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ। तो इस पर देखो, सबसे पहले होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, फिर सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, फिर ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे सामान्य हिंदी, इसके बाद आएंगे हम लोग सामान्य मैथ पे, ठीक है। इसके बाद सामान्य ज्ञान करेंगे और इसके बाद ग्राम समाज एवं विकास पर चर्चा करेंगे। क्लियर है ना। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस पर सबसे पहले देखते हैं हिंदी का पोर्शन और हिंदी में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था निर्देश में देख सकते हो। इसमें प्रश्न एक व दो में निम्नलिखित लोकोक्तियाँ मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो इस पर लिखा हुआ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलसना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरता पूर्वक व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलसना। ये होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस पे चार ऑप्शन थे। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, तो इसका ये नहीं होगा, ठीक है। इस पे दुर्भाग्य की मार बार बार होती है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और लास्ट में आपका दिया छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो देखो, इसमें एक सार्थक हमें अर्थ बताना होता है, ठीक है। और ये तो भैया निरर्थक अर्थ पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है प्रश्न 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो सबसे पहले इस पे है क्रश। तो सबसे पहले क्रश का मतलब समझ लो। जो क्रश का मतलब होता है वो होता है कि शरीर से कमजोर। क्या होता है, शरीर से कमजोर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हष्ट पुष्ट। क्या होने वाला है, हष्ट पुष्ट। तो क्रश का मतलब क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मतलब जो शरीर से पावरफुल हो, ठीक है। जो क्रश तो होता है कमजोर, हष्ट पुष्ट हो गया पावरफुल। पावरफुल को या तो आप लोग स्थूल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर पूरा वो है, तो इस पर आप लोग सभी का देख सकते हो। क्रश हो गया और विटप हो गया, ठीक है। देश का पर्यायवाची भाव का, ठीक है। अभी उधर पूछा गया था विलोम शब्द, लेकिन इस पर आप लोग भी देख सकते हो। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। और इस पे है अल्पज्ञ का। क्या बताना है आपको, विलोम शब्द ही बताना है। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान वाला। तो इसका हो जाएगा क्या, सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। इस पे पूछ रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इसका होता है खूंटियाँ, ठीक है। लास्ट में क्या लगेगा, चंद बिंदी। तो चंद बिंदी किस पे दिया हुआ है, तो सर इस वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपने लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं आगे। इस पे है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, ठीक है। तो इस पे है, देख लो, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसका जन्म व मृत्यु ना हो। इसका मतलब क्या होगा, इसका ईश्वर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें प्रतिनिधि पूछ रहा है। तो प्रतिनिधि नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। मतलब इन तीनों में क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, प्रतिनिधि, ठीक है ना। निधि होता है, निधि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है एक प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए ना, ये 1 2
3 4 2, इसको बोल दिया गया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। जिसमें आपको गलती लग रही हो आपको उसे बताना है, ठीक है। तो इसमें विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को नहीं होगा, क्या होगा, जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है ना। तो इस पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलपान को। यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 9वें क्वेश्चन में भी यही देखना है। इस पे है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी लगती नहीं होगा, क्या होगा, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्ट में गलती हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये आज, आँख और आग, ये तीनों तद्भव शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ये आपका है तत्सम शब्द। क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। चलते हैं आगे। इस पे है कि निम्नलिखित प्रश्न 11 और 12 में निम्नलिखित परिलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो इस पे पूछ रहा है कि पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। तो पर्वत की जो तलहटी होती है उसको कहते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। इस पे कंजूसी से धन व्यय करने वाला, देखो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको बोलते हैं कृपण, ठीक है। और यहाँ पर मित व्यय और अल्प व्यय, ये लगभग कॉमन शब्द आ जाते हैं। देखो मित व्यय का मतलब होता है थोड़ा से धन खर्च करना, ठीक है, थोड़ा सा धन खर्च करने वाला। लेकिन इसका मतलब होता है, अल्प व्यय का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा धन खर्च करने वाला, ठीक है। देखो ये हो गया बहुत थोड़ा सा धन खर्च करने वाला, ये हो गया थोड़ा सा धन खर्च करने वाला, और ये हो गया कृपण। क्या हो गया, केवल मतलब कंजूसी से धन जो खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं, ठीक है। और मसरण का मतलब तो भाई साहब मुलायम होता है, ठीक है। क्या होता है, मुलायम ही होता है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। आगे चलते हैं। इस पे है कि प्रश्न में 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस पे है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, अब देखो यहाँ पे मित्र है तो वह अपने किसको, वह अपने शत्रु को चोट नहीं पहुँचा सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए। तो उसे उद्धत रहना चाहिए, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस पे क्या होगा, उद्धत ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, उद्धत। तो प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, तो उद्धत होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस पे है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अरविंद का होता है कमल, इसके अन्य पर्यायवाची यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं। क्या होता है, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज आदि, ठीक है ना। ये सभी अरविंद के पर्यायवाची हैं। देखो यहाँ पर पूछ रहा है निर्धन शब्द में कौन से शब्द है। सबसे पहले निर्धन का संधि विच्छेद देख लो। तो निर्धन का संधि विच्छेद हो गया, वो क्या होगा, निह प्लस धन। क्या होगा, निह प्लस धन। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे इस प्रकार की दो बिंदी आ जाती हैं। तो ये होता है भाई साहब विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विसर्ग संधि। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा कि देशांतर में है कर्मधारय समास, ठीक है। यदि आपने समास की क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा भैया कर्मधारय समास इसमें होगा। अब इस पे क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो इस पे है कौन सा अलंकार, तो रूपक अलंकार। क्यों, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, मतलब अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो आपको पता है कि इष्टिका, कुपुत्र और उलूक, ये तीनों क्या है, ये तीनों है तत्सम शब्द। तो यहाँ पर तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इस पे है 20 और 21 में निम्नलिखित शब्दों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इस पे है तुलसी, पहला देखो, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर्य हैं, नहीं। इसमें तुलसी और किसकी, सूर्य की बात करूं, ठीक है, तुलसी और सूर्य की बात करूं तो ये दोनों ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है ना, तुलसी और सूर्य क्रमशः ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा।
इस पे आपको 21 नंबर में भी बताना है कौन सा सही है। तो इस पे है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, दूसरे में है घोर संबंध है, तीसरे में अगाध संबंध है, चौथे में क्या है घनिष्ठ संबंध है। तो जीवन और साहित्य का हमेशा घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। तो सबको पता है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पर उत्साह किसका होता है, वीर रस का, रति किसका होता है, श्रृंगार रस का, और हास्य किसका होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, सभी का मैंने बता दिया, आप लोग देख लेना। यहाँ पर है मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो देखो ये है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट मतलब जो भूत की बात कर रही है, ये भूत पूर्ण भूत की बात कर रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट। ठीक है, किसकी बात, पूर्ण भूत की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इस पे संप्रदान कारक है, क्योंकि राजा जो है वो सेवक को कुछ दे रहा है, सेवक को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, कि ठठेरिनी होगा नहीं, ठठेरी भी नहीं होगा और ठठारी भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठठेरिन। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे मैथ का। ठीक है, अपना तो हम लोगों ने जो हिंदी का है पोर्शन था, इस पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया है, और जो भी इस पे बताने वाली चीज़ें थी उतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब देखो मैथ का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़े का मतलब ये है कि मैथ में इस वाले सेट में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन दे रही है। तो देखो कैलकुलेशन के लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है, लेकिन मैं आपको मतलब ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आपको कॉपी पेन की ज़रूरत शायद ना पड़े कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन में भैया इतनी पड़ेगी कि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आज से आपका डर भी दूर होगा, और यदि मैं काफ़ी सारे सेट करवा दूंगा तो आपका पेपर तो भैया ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं अपने इस पे, और हमें फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी बाद में। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि इस पे है, यदि एक वृत्त की परिधि इस पे ये होती है जो अभी हम खींच रहे हैं, खींच दिया। अब देखो किसी भी वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। ठीक है, अब देखो 2πr, इसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, इसका व्यास क्या होगा 2r, तो ये अधिक है 2r से 18.6 अधिक है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है कि वृत्त का व्यास क्या है। तो एक काम करो, 2r को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा, यदि मैं इधर से 2πr माइनस 2r लिखूँ बराबर में 18.6 लिख दूँ, और यहाँ से यदि मैं 2r कॉमन कर लूँ तो मिलेगा कितना, पाई माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 18.5। तो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि पाई माइनस 1 को जब ये हमें देखो 2r की वैल्यू निकालना है तो पाई माइनस 1 इसके बटे में आना ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस 1 को इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लो भाई, इस पर क्या करो 22/7 रख दो, 22/7 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 माइनस 7/7, तो कितना आएगा 15/7। हम लोग यहाँ लिख लेंगे 15 बटे में 7, तो बटे वाला चला जाएगा ऊपर। जैसे हम लोग इस पे भाग देंगे तो 15 × 15, ठीक है 18.6 है, और 15 दूनी 30, 15 चौके 60, कितना हो गया 1.24। इसमें 7 का गुणा करवा दो, 7 का गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 की 6 हासिल 1, 7 1 7 1 8, कितना हो गया 8.68 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये यार काफ़ी लेंथी है, ये बात समझ लो। ठीक है ना, तो इसको करते हैं, और देखो बाकी ये क्वेश्चन आसान है तभी इतनी जल्दी हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं का HCF, देखो HCF कितना दे रखा है 12 दे रखा है, LCM कितना दे रखा है ध्यान देना, LCM दे रखा है 24 48, और इनका अंतर दे रखा है, मतलब दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी दे रखा है 7। अब हमें a प्लस बी चाहिए, तो देखो a प्लस बी निकालने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि a प्लस बी बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस का 4ab, माइनस का नहीं होता सर, प्लस का होता है। और देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये भी होता है। तो इधर से स्क्वायर का साइन हटेगा तो इधर अंडर रूट आराम से लग जाएगा, ये बात भी सबको पता है ना सभी को। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है 60 है, तो 60 का कितना हो गया देखो 3600 हो गया।
प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। ए का मान कितना है सर, ए है 12, बी कितना है सर, बी है 24 48, 24 48 आप लोग ऐसे लिखिए। अब देखो, अब इसका समझ लो आपको पूरे का गुणा करवाना पड़ेगा, फिर 36 से जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा नहीं कितना आ रहा है। तो यदि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं और थोड़ा से आपको दिमाग लगवा दूं, भैया थोड़ा से आप लोग भी दिमाग लगा लो कैसे। देखो यहाँ पर 3600 लिखा है, और आप सबको पता है कि 3600 में जो 36 होता है वो होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। वो कितने का स्क्वायर होता है, वो होता है 6 का स्क्वायर। तो यदि मैं यहाँ से 36 कॉमन कर लूँ तो अंदर कितना बचेगा सर, अंदर बचेगा 100। अब देखो आप लोग यहाँ से भी 36 काउंट कर सकते हो, कैसे, 12 ये वाला और 3 इससे। अब फिर यहाँ पे 3 कैसे काउंट होगा भाई, 3 का भाग दे दो इसमें, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 अठे 24, कितना बचा, कितना, 3 अठे 24 हो गया, 3 91 में 3, 1 18, 3 6 18, कितना बचा 816। अब देखो यहाँ से 12 निकल आया इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 निकल आया, जैसे हमने इसमें भाग दिया ना तो ऐसे 3 निकल आया। तो अब देखो 4 का गुणा हम लोग करेंगे 816 में, तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 91 में 4 2 6, 4 अठे 32, कितना आ गया भाई 3264। अब क्या करेंगे, 3264 में 100 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3364, कितना होगा 3364। अब भाई 3364 कितने का होता है वर्गमूल, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, 5 बचे 25, यहाँ बच गया 864, 864 में 5 ऐसे करेंगे, 5 5 10, यदि मैं 8 बार ले जाता हूँ तो यहाँ पर 864 आ जाता है। तो ये कितने का हो गया सर, 58 का। अब देखो ये 58 का स्क्वायर हो गया 3364, यहाँ पर 36 का कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 6 में यदि मैं 58 का गुणा कर दें तो कितना आएगा, 6 अठे 48 की 8, 6 पंचे 30, 30 4 34, कितना आ गया 348 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, ये पता है ये क्वेश्चन एकदम आसान है। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9 अनुपात 5। मैं तो कहूँगा भाई इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, 5 है। अब देखो ये है स्कूटर का मूल्य, ये है मोपेड का मूल्य। एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। यहाँ पर देखो कितना अधिक है, 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है, उसमें कितना दिया 4200, तो जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है 4200 रुपये है। तो यहाँ पूछ रहा है मोपेड का मूल्य बताओ, तो मोपेड का अनुपात कितना है 5, तो हमें 5 की वैल्यू बताना है बस। तो 4 से इस पर डिवाइड करेंगे, 4 91 में 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 1050 में हम लोग 5 का गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 0 में 0, 5 पचे 25 और 5 91 में 5, कितना आ गया भाई 5250 रुपये आ गया, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन एकदम आसान है, कैसे, देखो 3 संख्याओं का योगफल 392 है, 3 संख्याओं का योगफल कितना है 392। यहाँ पर अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी का अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखो अनुपात निकालना तो आता ही होगा आप लोग को, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5 अनुपात 8। कैसे निकालते हैं सीख लो भाई, सिखा देंगे हम तुरंत का तुरंत, हाथों हाथ सिखाते चलते हैं, ठीक है ना। इसे निकालने के लिए क्या करो, जो 3 इधर लिखा है इसको इस साइड लिख दो, जो 5 इधर लिखा है इसको 5 इधर लिख दो, आपस में गुणा करवा लो। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 होगा, 3 का 5 में करेंगे 15 होगा, और 8 का 3 में करेंगे 24 होगा। तीनों का योग कितना है 392। जरा इनको जोड़ लो, तो जैसे ही आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49। तो 49 की वैल्यू कितनी है 392। अब एक चीज़ देखो कि ये यदि 50 के नज़दीक होता, ये 400 के नज़दीक होता, तो देखो 8 बार तो जाता। यदि मैं इसको 8 बार में काट दूं तो 9 अठे 72, देखो 9 अठे 72, लास्ट में 2 भी मिल रहा है, इसका मतलब ये 8 बार में कट जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 8 आ गई। हमें तीसरी संख्या चाहिए थी, कितनी है 24 है। तो आप लोग क्या करो, इस पर 24 निकालना है, तो 24 का इस पर गुणा कर दो, 24 का अब गुणा कर दो, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। किधर है भाई 192, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। पॉज करके भाई नोट कर लेना, ठीक है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 है। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाने में ना एक तो बड़ा मेथड है, लेकिन मैं आपको एक छोटा मेथड बता देता हूँ, ठीक है। बड़े मेथड का मैं लॉजिक बता दूंगा, छोटा मेथड में बता देता हूँ। देखो परिमाप कितना है 540, त्रिभुजाकार खेत है। अब यहाँ पर अनुपात देख के आपको कहीं ना कहीं लगेगा 5 12 13, क्या है 5 12 13। ये एक ट्रिपलेट है पाइथागोरस प्रमेय का। किसका ट्रिपलेट है भाई, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट है, जहाँ 13 कर्ण होता है, 12 या 5 में से कोई लंब या कोई आधार हो सकता है। अब देखो इसका परिमाप कितना है 540 है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। 540 का मतलब पता है क्या है 12
5 और 13 का योग, 12, 5 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। तो 30 का बराबर कितना है, 30 बराबर यहाँ पर दिया है 540, तो हम एक बराबर निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, एक बराबर आ जाएगा भाई 18। ठीक है, कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे तो आप लोग यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 पंचे 90, और 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुणे 18 कर देंगे, कर दो भैया 12 गुणे 18। ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब, तो यहाँ पर आपको 1/2 भी करना पड़ेगा। तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 6 का 12। ठीक है, 2 6 का 12। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 9 162, मल्टीप्लाई में 6 इसका गुणा कर दूं तो 6 0 में 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 36 1 37 के साथ हासिल दें, 6 करना में 6 3 9, कितना आ गया भाई 97 20 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है ना, 97 20 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलो मैं आपका 1 मिनट और ले लेता हूँ और इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, सॉरी मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो इतने में ही हो गए हैं, ये ही सबसे आसान तरीका है, नहीं तो पता है कठिन तरीका क्या है, आपको ये एक त्रिभुज बनवाएगा, बना लो कैसे भी करके 5 12 ऐसे करके, फिर इसका परिमाप कितना है 540, तो s बराबर आपसे निकलवाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आएगा भाई 2s की वैल्यू। अब इनका अनुपात यहाँ पर दिया है, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है, इंटू में s, और ये होता है भाई अंडर रूट में। अब यहाँ पर क्या करना होता है, s का मान क्या है, s का मान, तो s का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, कहाँ से, 2s दिया है a प्लस बी प्लस सी 540, तो 540 का भाई आधा कर दो, आधा कर दो, जितना है s वो s हो जाएगा, एक बार इस 5 को घटा दो, एक बार 12 को घटा दो, एक बार 13 को घटा दो, एक बार s जो है इसको यहाँ लिख दो, सबका मल्टीप्लाई करवा के अंडर रूट निकाल लो, जितना मान आएगा वो मान आएगा ये। ठीक है, ये चीज़ भाई करना, ये चीज़ लेन दी है। ठीक है, ये चीज़ लेन दी आप ही करो। इस पर है कि एक आयताकार मेज का ऊपरी सतह, मान लो ये मेज है, इसका ऊपरी सतह ये है, इसका ऊपरी सतह का परिमाप है भाई साहब 28, कितना है परिमाप 28, तो मतलब ये पूरा की मैं बात करूँ तो ये पूरा है 28, ये चारों कोनों का। ठीक है, ये चारों कोनों का है 28। तो यदि मैं इसके परिमाप की बात करूं तो l प्लस बी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यदि मैं l प्लस बी केवल देखूँ तो टोटल है, देखो 2 इंटू एल प्लस बी है 28, यदि मैं केवल l प्लस बी की बात करूँ तो ये 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल 48 है, मतलब l इंटू बी कितना है सर 48 है। मेज के कर्ण की लंबाई याद करो, क्या करना है, मेज के कर्ण की लंबाई, यदि मान लो ये ऐसे करके है तो आपको ये बताना है, क्या आपको ये तिरछा वाला बताना है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, यदि आप लोग फार्मूला लगाते हो तो काफ़ी लेंथ दी जाएगा। अब देखो एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये है ना, 2 लाइन है, तो आप लोग एक काम करो, इन्हीं 2 लाइन का ही मल्टीप्लाई करके तो 48 आया है। हाँ सर ये भी बात सही है। अच्छा ये लाइन और ये लाइन को जोड़ के ही तो 14 आया है। ठीक, कोई 2 संख्या आप लोग ऐसे नहीं ढूंढ सकते हो क्या, इन्हें गुणा करने पर 48 आ जाए, जोड़ने पर 14 आ जाए, तो सर ढूंढ तो सकते हैं, कौन से भाई बताओ। तो यदि मैं एक संख्या 6 ले लूँ, दूसरी संख्या 8 ले लूँ, तो 6 8 कितना हो गया 48, दोनों को जोड़ दूँ तो 6 8 कितना हो गया 14, फिर मिल गया 8 और 6, तो इसका मतलब एक संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 6 हो जाएगी। और यदि हमें कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 64 कितना हो गया 100, और 100 36 64 कितना होता है 100, और 100 अंडर रूट का मान कितना होता है सर 10, तो 10 मीटर अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसको ना क्लियर हो भाई दोबारा देख लूँ बैक करके। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, भाई ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, परिमाप 30 है, मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज मान लो, कोई सा भी त्रिभुज मान लो, इसका जो परिमाप है बाउंड्री वो 30 है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की बड़ी भुजा या बड़ी लंबाई 13 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो, तो यहाँ पर तो आपको वही लेंदी ही लगाना पड़ेगा। कैसे होगा आप लोग देख लो, परिमाप कितना है 2s बराबर है 30, तो मैं बता दूं s बराबर आ जाएगा इसका मान 15, मतलब अर्ध परिमाप क्या आएगा 15। अभी जो मैंने फार्मूला बताया था ना, डेल्टा बराबर क्या बताया था, s अंडर रूट
सॉरी ये पूरे में अंडर रूट होता है, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखो एक तो लंबाई 13 दे दी गई है, मतलब ए बराबर है 13 और पूरा परिमाप कितना है 30 है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना b बराबर x और c बराबर, अब देखो बची कितनी दूरी 17, तो 17 माइनस एक्स मान लो। क्या करो 17 माइनस एक्स मान, अब ये तीनों को जोड़ दोगे भैया 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ पूरे में अप्लाई कर दो। एस तुम्हें पता है कितना है 15 है भाई, 15 रख दो। एस माइनस है, एस है 15, एस से 13 घटाओगे कितना बचेगा सर 2, ठीक है। एस माइनस बी, एस माइनस बी कितना है एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस एक्स। एस माइनस सी कितना 17 माइनस एक्स, तो हम लोग 15 माइनस 17, माइनस के अंदर गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में। अब इधर आएगा कितना एक्स माइनस का 2, कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 2। अब हम लोग इसको और सही से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा का मान हमें दिया है, क्षेत्रफल कितना है 30 है, 30 लिख देते हैं। यदि मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 900 और इधर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा जैसे हम स्क्वायर करेंगे। तो इसको इससे कट कर दो, 0 से देखो 0 कट गया, 3 से कटेगा कितना आएगा 30 बराबर 15 माइनस एक्स और x माइनस 2। अब देखो यदि आपने यहाँ से दिमाग लगा लिया ना तब तो आसान है, नहीं भाई उलझ जाओगे आप, क्या कर जाओगे उलझ जाओगे। अब यहाँ से दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ऐसे x का हमें मान चाहिए कि हम x का मान यहाँ रख दें और इससे हम गुणा कर दें, इस दोनों का गुणा कर दें, लास्ट में 0 मिल जाए, 0 मिल जाए। अच्छा ये बताओ, देखो x की वैल्यू होगी क्या, 2 से बड़ी होनी चाहिए, देखो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होगी तो माइनस में आएगा, 2 से बड़ी होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए। तो यदि मैं 10 ले लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी 12 ले लूँ तो 12 से 2 घट जाएगा, आएगा 10 हो जाएगा सर, 12 ले सकते हैं। यदि मैं 5 ले लूँ तो यहाँ पर 15 से 5 घट जाएगा, हो जाएगा 10, ये भी सर सही है। तो 12 ले कि 5 ले, सर कुछ भी ले लो, ठीक है ले लेते हैं। 15 से यदि मैं यहाँ पर 10 ले सॉरी 12 ले लेता हूँ और यहाँ भी 12 ले लेता हूँ, तो इधर देखो बचेगा 3, इधर बचेगा 12 10, तो देखो ये 30 इसके बराबर हो गया कि नहीं, हाँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 12 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा क्या है, देखो पहली भुजा a हो गई 13, दूसरी भुजा हो गई 12, तीसरी भुजा निकालने के लिए यदि मैं यहाँ पर 12 रख दूँ तो 17 से 12 जाएगा कितना आएगा सर 5 आ जाएगा। सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है तो आपका क्वेश्चन एकदम से आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को, इस पे है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 है, देखो 21 है, 792 मीटर की दूरी तय करने पे उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो जैसे आप लोग साइकिल बाइक सब चलाते हो तो चक्कर लगाने में इस प्रकार से आपका पहिया घूमता है, ठीक है। पहिया घूमता है मतलब जो इसकी परिधि होती है वो वर्ग करती है। अब इसकी त्रिज्या 21 है तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिधि निकाल लो। परिधि निकालने के लिए होता है 2πr, तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी 21, इसको कट करेंगे तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, कितना आ गया 22 तियाँ 66, 22 दूनी 44 कर लो, 44 गुणे 3 आ गया अपनी परिधि। अब देखो यहाँ पर 792 मीटर है, अब ये सेंटीमीटर में था ये मीटर में था, तो दोनों को एक ही राशि में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो चाहे सेंटीमीटर को मीटर बना लो। तो भैया मीटर को सेंटीमीटर बनाना बहुत आसान है, क्या करो 2 जीरो चिपका दो। तो आप लोग क्या करो 792 में 2 जीरो जैसे चिपकाओगे तो ये बन जाएगा भाई सेंटीमीटर में। अब क्या करो इसके परिधि से भाग दे दो तो यहाँ पर चक्करों की संख्या आसानी से निकल आएगी। तो चक्करों की संख्या क्या होती है, वो जितनी दूरी तय किया टोटल दूरी बटे वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि, ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला हमें नहीं जानना है, क्योंकि जो मेथड है वो सीख लो, ठीक है। तो हम लोग इससे कट करेंगे तो 22 दूनी 44 या 11 से कट लो, 11 से कट कर लो, 11 चौक 44 हो गया, 11 से इसको कट करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 7200 आ गया। तो 4 तिहाई 12, 12 6 72, तो कितना आ गया अपना आंसर 600। तो 600 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पे देखो एक काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक बच्चे से दोगुना तेज है, ठीक है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर
किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भाई यदि अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे ना, तो ये क्वेश्चन भाई पेन उठाने की जरूरत तो है ही नहीं इस पर। चलो बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखो महिला है, सॉरी मैन है, वुमेन है, और बच्चा को मैं बी से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज काम करता है, और एक महिला एक लड़के से 2 गुना काम करती है। यदि मैं इसकी क्षमता देखूं, क्षमता, तो जो महिला की क्षमता है वो लड़के से 2 गुनी। यदि लड़का 1 काम करता है तो महिला 2 काम करती है। यदि लड़का 2 काम करता है तो महिला 4 काम करती है। कुछ भी रख लो, जो इच्छा वो रख लो। चलो हमने रख लिया कि लड़का 3 काम करता है तो महिला 6 काम करती है। कुछ भी रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि लड़का 1 काम करता है तो महिला 2 काम करती है। यहाँ पर पहली लाइन है कि एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, मतलब यहाँ महिला 2 काम करती है तो पुरुष भी 4 काम करता है। ये आ गई इसकी क्षमता। अब यहाँ पर कहा गया कि ये तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1 दिन में 4 काम करता है, ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है। तो ये तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 1 दिन में 7 काम कर लेंगे। काम कितने दिन किया भाई इन्होंने काम किया है 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा सर? 28 काम हो जाएगा। 28 काम ये अकेला लड़का कितने दिन में करेगा? देखो ये 1 दिन में 1 काम करेगा, तो 28 काम करने हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इसे भाई 28 दिन लगेंगे। तो अपने क्वेश्चन का आंसर 28 हो जाएगा। अब देखो 4 2 1 को भाई साहब कुछ भी लिख सकते हो, ये ना सोचना भाई 4 2 1 ही क्यों। देखो यदि लड़का, हमने क्या कहा, यदि लड़का 3 काम करता है तो महिला 6 काम करेगी। यदि महिला 6 काम करते तो पुरुष 12 काम करेगा। तो 12 6 18 3 21, टोटल काम कितना हो गया? 21। कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। तो ऐसे टोटल काम निकलेगा ना। अब देखो लड़का कितने दिन में करेगा भाई? 3 से डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21 और 7 चौके 28। देखो फिर 28 आ गया, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, केवल आप लोग मल्टीप्लाई ही ले लो। यहाँ पर देखो 60 लीटर। देखो अब क्वेश्चन आसान ही है, कोई कठिन नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। देखो 60 लीटर है, इसमें अम्ल और पानी, इधर वाटर है इधर अम्ल है, ठीक है। अनुपात कितना है? 2:1। अब देखो 2:1 है, तो मतलब पानी जो अम्ल होगा वो होगा 40, जो क्षार होगा वो होगा 20, सॉरी क्षार नहीं पानी, अम्ल 40 है पानी 20 है, तभी तो काट लो ना, 20 एक नंबर में 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा ना। तो 40:20। अब क्या करना है कि हमें इसमें कितना पानी मिला है कि अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। कितना पानी मिला है कि अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। अब देखो यहाँ पर अम्ल कितना है? 40 है। यदि हम पानी 80 कर दें, पानी 80 कर दें, अम्ल 40 कर दें, तो देखो ये 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये पहले 20 लीटर था, अब हमें कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा? तो भाई साहब 60 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 80 बनेगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? 60 लीटर हो गया। कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। इस पे क्या है? हाँ इस पे है कि किसी त्रिभुज में कोण ए 90 डिग्री। भाई साहब जहाँ पर आपको कोण ए 90 मिल जाए ना, वहाँ पर समझ लेना कि ये समकोण त्रिभुज मिल गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये कोण ए है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर 25 दिया है, छोटा ए कितना दिया? 25। तो ए के सामने की भुजा दी हुई है 25। बी बराबर कितना दिया है? 7। तो हम लोग यहाँ पर 20 को मान लेंगे, और बी बराबर यहाँ 7 दिया है, तो बी कोण के सामने की भुजा क्या हो गई? 7 हो गई। अब कोण सी हमें पता करना है, सॉरी ये सी भुजा पता करनी। तो आप लोग जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे ना, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। जैसे आप लोग इसको घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। अब हमसे पूछ क्या रहा है? tan बीटा। तो tan, सॉरी बीटा नहीं, tan b का मान पूछ रहे हैं। तो tan b के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कितना हो जाएगा? 7/24 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे देख लो, लाल बटे कक्का से आप लोग देख सकते हो। ये होता है tan का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉट का देखेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, और सेक का देखेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कौशिक का देखेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 7/24। आगे चलते हैं। क्या है? किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया माह है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज कितना है? 1 पैसा। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? 100,
ठीक है, प्रति रुपया 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 गुणे दर कितना है, दर नहीं पता, दर ही तो निकालना है, दर गुणे समय कितना, समय भाई 1/12, क्योंकि 12 महीना होता है, 1 महीना के दिया है, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो ये 100 से ये 100 कट गया, 12 किधर है, इधर भाग में, इधर गुणा में आएगा, तो 12 बराबर क्या हो गया दर, तो दर कितना परसेंट हो गया, 12% हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इस पे क्या है कि इस पे है 50 प्रेक्षणों में एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रेक्षण को दोगुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। देखो जब प्रेक्षण को जितने गुना करेंगे मानक विचलन उतने गुना बढ़ जाएगा। यहाँ 2 गुना कर रहे हैं तो विचलन 8 है, तो यहाँ 2 गुना कर दो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इसको पढ़ लेंगे। इस पे x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। देखो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो देखो यदि मैं यहाँ पर 27 रख दूँ तो 27 जो कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, और 26 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 25 1 2 3 बार। इसका मतलब जो 27 है ना वही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो अपने क्वेश्चन में बहुलक क्या हो जाए 27। देखो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है वो इसी को हम बहुलक बोलते हैं। इस पर है कि 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य के लिए क्या होता है, इन सभी को ऐड करके बटे संख्या से भाग दे दो। 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बटे कितनी संख्या, 5 संख्या, 5 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 14 1 15 3 18 2 20, 20 बटे कितना हो गया 5, कितना आएगा यहाँ से आएगा 4। अब हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, क्या आएगा, इतना आएगा ना। अब इसमें माध्यिका क्या आएगी, माध्यिका आएगी देखो 3। ठीक है ना, या तो इसके लिए फार्मूला लगा लो भाई n+1/2। तो n+1 कितना है, कितनी संख्या है 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 बटे 2 कितना आएगा 3, तो इसका आंसर कितना है 3 आएगा। तो 4 में हम 3 ऐड कर दें कितना हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 7। ठीक है ना, 3 माध्यिका आई है, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अगर इसमें फंस गए तो भैया परेशान हो जाओगे, ये समझ लो इतना बेहतरीन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा तो भैया आसान है। कैसे, देखो अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, देखो 2/11 इसने कर ली ट्रेन से, 17/22 भाग। अब 2/11 का मतलब पता है क्या होता है कि दूरी थी 11, इसने दूरी थी 11 किलोमीटर, मान लो इसने 2 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर ली। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, उसने कहा कि मान लो कि दूरी 22 है, 22 में 17 किलोमीटर एक कार से कवर कर रहे हैं, और देखो 1 किलोमीटर ये पैदल कवर कर रहे हैं। तो पूछ रहे हो कितनी दूरी चला। अब देखो ये 22 में 17 तो कार से कवर कर रहे हैं, यदि मैं इधर कर दूं 22 तो ये 22 में 4 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगा कि नहीं करेगा। अरे 11 में 2 करता है तो 22 में 4 नहीं कर लेगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, कर लेगा। तो देखो 22 में 4 ट्रेन से कर लिया, 22 में 17 बस कार से कर लिया, तो ये टोटल कितनी दूरी कवर कर लिया, तो 22 में 17 4 21 दूरी कवर कर लिया। अब देखो ये एक दूरी पैदल भी चला है, तो 21 से 1 22, तो इसने 22 में कितनी दूरी कवर कर ली, 22 दूरी कवर कर ली। तो मतलब वह कितनी दूर चलता है, तो वो चलता है 22 किलोमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, इस पर क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबार, देखो हम इस पर क्या मानते हैं कि वर्गों का जो वर्ग अंकों पर केंद्रित है, जो वर्गों के वर्ग हैं वो कहाँ पर केंद्रित हैं, वो अंकों पर केंद्रित हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका माध्य को वो करते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह याद कर लो इसको। ठीक है, इसको क्या कर लो, याद कर लो इसको। देखो इस पर 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग आए। ठीक है ना, अब देखो इसके वर्गमूल सबसे पहले निकाल लो, तो वर्गमूल कितना होगा, तो निकालते हैं भाई वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 930.25 भाई, निकाल लो ऐसे करके। हमें क्या करना होता है, 2 2 का जोड़ा बनाना होता है, राइट साइड से बना लो। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 को 9 कट गया पूरा, तो यहाँ 0 आएगा, इधर से उतार लेंगे 30, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 3 होता है 6। अब देखो जैसे ही कोई संख्या लिखेंगे 61 अब देखो ये 0 बार ले जाओ इसको। ठीक है, तो ये भी आएगा कितना 30 आ जाएगा, क्योंकि एक बार ले जाते हो तो 30 से ज़्यादा आ जाता है ना। ऊपर से कितना नोट कर लो 25, दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ चिपका दो। अब 0 यहाँ लिखेंगे, 60 यहाँ लिखेंगे, अब कितने बार जाएगा, देखो 5 बार चला जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। देखो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो 30.5।
तो 30.5 पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो 30.5 से हम यदि 0.5 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा, यही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं आगे। अब देखो 30 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। अब देखो 300 ग्राम विलयन है, इसमें 40 ग्राम चीनी है, तो 40/100 कर दिया जाए। देखो 2 जीरो, फिर 2 जीरो कट गया, तो 4 3 12। देखो 120 ग्राम इस पे चीनी मिली हुई है। कितने में से, 300 में से 120 ग्राम चीनी मिली गई। अब क्या करना है, विलयन में कितनी चीनी मिलाई जाए कि चीनी 50% हो जाए। अब देखो जैसे हम विलयन में चीनी मिलाएंगे तो विलयन भी बढ़ेगा और चीनी को भी हमें बढ़ाना है। क्या करना है, विलयन को भी बढ़ाना है, चीनी को भी बढ़ाना है, दोनों चीज़ों को। यदि मैं 30 ग्राम चीनी बढ़ा दूँ, क्या करूँ, 30 ग्राम चीनी बढ़ा दूँ तो मैं विलयन भी तो 30 ग्राम मतलब बढ़ाना पड़ेगा, विलयन भी तो 30 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर 30 का 2 गुना, कितना, हमें इसमें 60 ग्राम चीनी मिलानी पड़ेगी। तो ये विलयन कितने गुना बढ़ जाएगा, 50 गुना। कैसे, यदि मैं इस पर 30 ऐड कर दूँ तो 120 और 30 कितना होगा, 150। तो 150 300 का जस्ट आधा हो जाएगा ना। तो हमें 30 का डबल करना पड़ेगा, क्योंकि विलयन भी साथ में बढ़ेगा। चाहे तो आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हो, 120 में हम लोग x बढ़ा दें और 300 में भी x बढ़ा दें, ठीक है। तो इसका 50% हो जाए, मतलब ये 3/2 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लेना तो भी ये आएगा कितना, 60 ग्राम ही आने वाला है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आज का देखो, आज का क्या है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लो संख्या थी x में तुमने 8% जोड़ दिया, मतलब पहले संख्या रही होगी 100 में कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, तो ये हो गया सर 108%। 108/100 लिख दें, ठीक है, माइनस कर दो। 3% घटाने पर संख्या थी x में तुमने 3 घटा दिया, बची कितनी, 97/100, बराबर कितना है, 407। अब देखो इसके बीच का अंतर कितने का आएगा, तो सर अंतर आएगा 18, 8 से 7 गया 1, 11 का अंतर आएगा। तो 11x बराबर 407। एक काम करते हैं, जो 100 है ना, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो 2 जीरो लग गए, 11 से डिवाइड कर दो इसको, तो x बराबर आएगा 11 3 33, 11 7 77, कितना आएगा, 3700, ठीक है ना। तो 3700 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो अपना जो मैथ का पोर्शन हो गया ना, वो एकदम से कंप्लीट हो गया, मैथ कंप्लीट हो गया। कितने मिनट भाई, 30 मिनट लगाए, कितना, 30 मिनट में 25 क्वेश्चन, पता है। तो हमने हिंदी का पार्ट और मैथ का पार्ट एक बेहतरीन प्रकार से कंप्लीट किया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जनरल अवेयरनेस, इसके बाद देखेंगे ग्रामीण विकास, ठीक है ना। तो थोड़ी देर की क्लास और रहेगी, ये मान चलो देखो अभी आधे ही क्लास खत्म हुई है, मतलब अभी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, अभी 50 क्वेश्चन और करना है। शायद 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये 50 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे, 25 मिनट 30 मिनट में आराम से हो जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है जनरल अवेयरनेस, फिर देखना है हमें ग्रामीण विकास, ठीक है। चलते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था उस समय, इस पे था कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो क्या विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है रक्षा व्यय, जो रक्षा व्यय है वो विकास व्यय में शामिल नहीं है। इस पे सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, राज्यों के लिए अनुदान शामिल है और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो वो रक्षा व्यय शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो गैर व्यवसायिक व्यय में है वो रक्षा व्यय, सब्सिडी और ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, तो उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी इधर दी गई है कि ये प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला बनाते हैं। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पेपर में क्वेश्चन और आ सकता है कि जो प्रोटीन है वो किसकी श्रृंखला बनाते हैं, तो एमिनो एसिडों की संख्या बनाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसमें था कि अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो दो देशों के बीच लोगों का जो संचलन होता है उसे अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन
कहते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन था लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो इस पे जो ऑप्शन सही आ रहा था वो क्या है, देशों के बीच लोगों का संकलन। इस पे यहाँ पर पूरा बात दिया गया है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश का होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने, देखो एक सॉफ्टबैंक उसका नाम बताना है और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो वो कौन सा है, तो भारतीय इंटरप्राइजेस, ठीक है, और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये उस समय का शायद करंट का क्वेश्चन रहा हो कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था, तो ये था ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, क्या था, ऑपरेशन मैत्री था। अगला देखते हैं, इस पे है, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकता है। इस पे लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो होती है 25। और देखो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन करंट के भी रखे हुए हैं, तो आप लोग करंट के क्वेश्चन अभी वाले पढ़िएगा। ठीक है, और इतना पुराना करंट नहीं आएगा। यहाँ पर है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसने मनाया था, मुस्लिम लीग द्वारा। क्यों मनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग दिवस की स्थापना पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया था। ठीक है ना, और यहाँ पर चौरी चौरा कांड पूछा था, तो सबको पता है भैया 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और सोडियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, फ्लोरीन। जो हमारा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है वो क्या है, फ्लोरीन है। आगे चलते हैं, इस पे है कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है, तो कोपा अमेरिका 2015 जिसने जीता है वो क्या है, चिली। ठीक है ना, आगे चलते हैं, चिली देश है, तुमने देखा होगा ये ऐसे करके पतला सा है देश, सबसे लंबा देश ही बोलते हैं इसको। चलो, इस पे है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, तो जो विपक्ष का नेता है, जो विपक्ष के नेता को जितनी फैकल्टी दी जाती है उतनी फैकल्टी कैबिनेट मंत्री को भी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विपक्ष का नेता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इस पे है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किधर, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। क्लियर है, आगे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, देखो वो है यंगून। ठीक है, वर्तमान में उसे यंगून कहते हैं, लेकिन था क्या, रंगून था। ठीक है ना, तो वो क्या था, रंगून। आगे यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, या नमक कर के उसमें था, उद्देश्य था नमक कर का विरोध या इसके विरुद्ध जाना। इस पे 4 ऑप्शन थे, अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपगाम, और चौथा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को डांडी से किया था। अगला है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, तो मेघालय में एक जगह पड़ती है मौसिनराम। ठीक है ना, तो मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा, उच्चतम वर्षा जो भारत में होती है वो दर्ज की गई थी। ठीक है, यहाँ पर NPP से क्या अभिप्राय, मतलब इस पे पूछता है कि NPP का आप फुल फॉर्म बता दो, तो इसका हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है ना, क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला देखते हैं, अगला है कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकाय के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था, तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था उस समय का। तो इस पे क्या था, असम, राइट आंसर
हो गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पे है कि आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता था। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो उस गुण को कहते हैं प्रस्वेदन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो सबको पता है जो दालों से हमें मिलता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह मिलती है, इसलिए लोग बोलते हैं प्रोटीन कमी भैया दाल खाओ, ठीक है। क्या खाओ, दाल खाओ। यहाँ पर देखो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वहाँ पर ये स्थापित की गई थी। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, तो प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पे शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो यजुर्वेद के ये ब्राह्मण, एक शतपथ ब्राह्मण हो गया, एक तैतरी ब्राह्मण हो गया, ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। यहाँ पर है ढालू सड़क पर पत्थर को लुढ़काना ऊर्ध्व की ओर उठाने से अधिकतम आसान है, क्योंकि अब देखो ये तो आप प्रैक्टिकल ही कर सकते हो, क्यों प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आप यदि लुढ़काओगे तो उसमें कार्य आपका ज़्यादा होगा, उठाने में भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना उस पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। इस पर सेकेंड में दिया है दोनों में किया गया कार्य समान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरा है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा में सरल होता है। हाँ, चौथा है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने। ये देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन ऑलरेडी संविधान से ले लिए गए हैं, ठीक है। तो भैया इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ो। चलो ये यहाँ पर इसका व्याख्या दिया हुआ है, देख लेना अपना। चलो अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास। इस पे है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, तो 685 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान किया था। अगला है कि भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था, तो उस समय 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 829 व्यक्ति, ठीक है। आगे यहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक हर देश में एक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय उपलब्ध होना चाहिए, तो वो है 70 लीटर। क्या है, 50 मीटर की दूरी पर कम से कम 70 लीटर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, पेयजल की, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो 18 प्रमुख मंडल हैं। उन 18 प्रमुख मंडलों के आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं, सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस पे है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नागरिक औद्योगिक संपदाओं के, ठीक है। क्या नागरिक औद्योगिक संपदाओं के सामाजिक, फिर से एक बार देख लो, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नागरिक औद्योगिक संपदाओं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पे है कि भारत या सॉरी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया, ठीक है। मनरेगा पूरा मतलब मिला के बोल दिया जाता है ना, मनरेगा MNMGNREGA है ये। तो इसे स्टार्ट किया गया था सन 2006 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। पहला स्थान पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो वो था 20,000 रुपये, ठीक है ना, वार्षिक। चलते हैं आगे। हाँ आगे चलते हैं। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मुगलसराय में, मुगलसराय में रेल इंजन संयंत्र, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 1945 में। इसे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करके चलना। या तो ये समझो कि जितने सारे क्वेश्चन है करंट को छोड़ के वो सारे इम्पोर्टेंट है। क्या? वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY, क्या AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध लागत इकाई प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी धनराशि क्या है, मतलब क्या है? तो वो है 25% और वो है 25% और यहाँ पर 7500 रुपये, ठीक है। आर्थिक सहायता उन्हें 7500 और जो उस पर लागत प्रतिशतता है वो 25%, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मतलब जो दोपहर का होता है भोजन कार्यक्रम, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो देखो ये सरकारी स्कूलों में लागू हुआ है कि बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है तो उस भोजन की जो गुणवत्ता की जांच वगैरह होती है वो डेली का डेली हमें करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? दैनिक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो वो 33% पद जो होते हैं वो आरक्षित होने चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वो है कोशवानी वेबसाइट। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पर है मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा होता है 0.2529 हेक्टेयर। कितना? 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 बीघा। यहाँ पर है कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो वो कथक का है जो कि उद्भव हुआ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जमाबंदी से क्या अभिप्राय है? तो भू अधिकारों का प्रलेप। क्या है? भू अधिकारों का प्रलेप। यहाँ देख सकते हो जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेप से है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला देखते हैं किस मंडल में विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो वो है मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। तो मिर्ज़ापुर को हम लोग क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। अगला है इस पे उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितनी हो गई है? तो 898 से ये बढ़कर 912 हो गई है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सबसे अधिक मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो जो चीनी की मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला चलते हैं। इस पे है कि BPL सूचियों में छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाजवादी पेंशन योजना चालू की गई थी। ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवक के रूप में कार्य करता है? चंदौली जिला न्यायालय नहीं, पीलीभीत जिला न्यायालय नहीं, बांदा जिला न्यायालय ये भी नहीं है। यहाँ पर है क्या सही आंसर इसका? इटावा जिला न्यायालय जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है कि
इसका वो लेखपाल करता है, भूमि पंजीकरण लेखपाल द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। इस पे 31 व्यक्ति होते हैं, कोई भी पद रिक्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो बताना। मैं इस पे सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगा, मतलब एक दूसरा पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको कहना पड़ेगा सर एक पेपर और सॉल्व करवा दीजिए किसी भी सन का, ठीक है ना। तो जो इसके सेकंड पाली में, मतलब जो इसके सेकंड उस पर हुआ था, मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दूंगा, और साथ ही मैं कुछ मॉडल पेपर भी आप लोग के लिए सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का पेपर ईजिली निकल पाए, और बेसिकली मैथ के लिए, ठीक है ना। तो मैथ की टेंशन छोड़ दो, मैं इससे पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो जितने कॉन्सेप्ट मैं आज बताए ना, मैंने बताया आज, तो सारे क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।